बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर्स में वेलकम करते हैं जी। आज हम पढ़ रहे हैं एवोगैड्रोज लॉ। तो एवोगैड्रोज लॉ जो है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एवोगैड्रो नामी साइंसदान ने इसे पेश किया है। तो एवोगैड्रोज लॉ की स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए हम एक रिलेशन बना लेते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि एवोगैड्रो ने हमें बताया क्या है। एवोगैड्रो कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, चेंज नहीं होने देंगे, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि दो गैसें हैं A और B, और अगर आप उनका वॉल्यूम सेम रखेंगे, प्रेशर सेम रखेंगे, टेम्परेचर सेम रखेंगे, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे। सही हो गई जी बात। तो इसे कहते हैं एवोगैड्रोज लॉ, और इसको आप ऐसे भी लिख लेते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब यह है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाएंगे, प्रोवाइडेड दैट प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे। तो ये है एवोगैड्रोज लॉ की स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर आप जनरल गैस इक्वेशन में जो हमारे पास फार्मूला है PV इज इक्वल टू NRT, उसको हल करें तो आपके पास इंफॉर्मेशन ये आती है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, उसका जो वॉल्यूम निकलता है ना जनाब, वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब निकलता है, डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अगर आप इसे निकालना चाहते हैं मीटर क्यूब में तो ये आ जाएगा 0.022414 मीटर क्यूब, और अगर आप इसे सेंटीमीटर क्यूब में निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 22414 सेंटीमीटर क्यूब। अलग अलग यूनिट आपको आने चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग कैलकुलेशंस में, न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अभी एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट दोबारा से देख लें। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एफएससी की हद तक बात की जाए तो आपको यहाँ पर ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि मोलर वॉल्यूम की वैल्यू बताएं। मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं? एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है ना, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू मैंने बता दी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। पेपर में आपको क्या सवाल आता है कि आप स्टेट करें एवोगैड्रोस लॉ या फिर डिफाइन करें मोलर वॉल्यूम को, तो दोनों ही डेफिनेशंस हमने यहाँ पे क्लियर कर ली है। एवोगैड्रोस लॉ की डेफिनेशन भी और मोलर वॉल्यूम की भी, कि 1 मोल का वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है उसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं, और डेसीमीटर क्यूब में ये वैल्यू 22.414 डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में ये वैल्यू 0.022414 मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब में ये वैल्यू 22,414 सेंटीमीटर क्यूब आती है। क्लियर हो गई जी बात। तो ये थी एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी याद रखनी है आपने कि अगर हम, ये तो हमने निकाला नंबर ऑफ मोल्स के साथ, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ भी रिलेशन अगर आप निकालें तो पता लगता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आप जरा देखें 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और 1 मोल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ से हमने सीखा ये है, जरा समझ लें बात को, कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा मिटा देते हैं जी। तो यहाँ पर हमने सीखा ये है कि एक मोल अगर गैस होगी, आइडियल गैस होगी, तो उसका वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ से आप ये नतीजा भी निकाल सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर किसी गैस के कितने मॉलिक्यूल होंगे। आप देख सकते हैं कि 22.414 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सामने जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स
डिवाइडेड बाय 22.414। तो यहाँ से जवाब आएगा 2.68 इंटू 10⁻22 मालिक्यूल्स। अच्छा, ये जाना कैलकुलेशन जो मैंने की है, ये कैलकुलेशन तो किताब में मेंशन्ड नहीं है, अलबत्ता ये वैल्यू किताब में लिखी हुई है। तो ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि 22 एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, वो तो हमें पता है, वो एवोगैड्रोस पार्टिकल्स होते हैं। वॉल्यूम कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और जब 22.414 डेसीमीटर क्यूब में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं तो फिर एक डेसीमीटर क्यूब में कितने मालिक्यूल्स होंगे 2.68 10⁻22। हाइड्रोजन के लिए ये डेरिवेशन, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू, डेरिवेशन तो नहीं है, ये वैल्यू जो है वो लिखी हुई है। अब आते हैं अहम तरीन सवाल पर। वो सवाल हमें एक्सरसाइज में भी पूछा गया है। सवाल क्या है कि भाई अगर आप बात करें कि एक डेसीमीटर क्यूब में हाइड्रोजन के इतने मालिक्यूल हैं, तो ये तो हाइड्रोजन के लिए नहीं, हर गैस के लिए है ना, तमाम गैसेस के एक मोल। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि दुनिया की कोई भी गैस के लिए अगर एक मोल होगा एक 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो उसमें जनाब 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा। इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। अब सवाल वो ये उठा रहा है कि अगर आप देखें हाइड्रोजन को, उसका साइज स्मॉल है, ऑक्सीजन को देखें तो उसका स्मॉल साइज बड़ा है मुकाबलतन। तो एक बाहरी गैस है, इसका मैस भी ज्यादा होता है, इसका मैस भी कम होता है। तो ज्यादा मैस वाली गैस का वॉल्यूम भी एक मोल का उतना ही है, और कम मैस वाली गैस का एक मोल का वॉल्यूम भी उतना ही है। ये कैसे हो सकता है? चलिए, इस बात को समझने के लिए हमने किताब टेक्स्ट बुक निकाल ली, और टेक्स्ट बुक में हम निकालते हैं एक एक्सरसाइज का सवाल। पहले पढ़ते हैं कि किस सवाल की बात चल रही है जी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, आपके पास भी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। उसका ए ऑप्शन है व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसेस, वो हमने अभी डिफाइन किया। क्वेश्चन 9 का बी पार्ट देख लें। डू यू थिंक दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर विल हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स? क्या आपको लगता है, सवाल क्या पूछ रहा है, क्या आपको लगता है कि भाई अगर अमोनिया का एक मोल होगा और हाइड्रोजन का एक मोल होगा तो उनका 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होंगे? क्या ये बात सही है? तो हम कहेंगे यस, सही। हमने कहना है यस, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही है कि 1 मोल ऑफ अमोनिया और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर है ना जी, इसे क्या कहते हैं? एसटीपी। इनके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होंगे, क्योंकि सही है। तो आपने जवाब अगर लिखना पड़ जाए, सवाल कौन सा चल रहा है? सवाल चल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। तो हमने कहना है कि यस, बिल्कुल सही बात है, सही है जी। यस, 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी विल हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकॉज, सही है। अब यहां से आगे बात चलती है, बिकॉज the volume occupied, सही जनाब। देखते हैं सवाल फिर से। सवाल में क्या पूछा गया कि ये तो बल्कि ज़्यादा ही आसान सवाल हो गया। ये तो बी पार्ट जो है, इसके लिए इतनी ज़्यादा साइंस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो सीधा सा सवाल है कि 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या नहीं। तो वो हमने पहले ही चैप्टर में याद आ गया मुझे कि हमने उसे हल कर लिया था कि जनाब अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एनी स्पीशी हो तो फिर उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होते हैं। बल्कि यहाँ पर हम जो जवाब लिख रहे हैं वो सी का लग रहा है। जस्टिफाई दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट एसटीपी विल हैव द सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। सही जी, ये आ गई बात। इसका जवाब हम लिख रहे हैं, बल्कि बी को काट कर हमने सी लिख लिया कि जनाब आपने साबित करना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, दोनों का मैस अलग अलग है। जैसा कि हम सवाल में देख रहे थे, हाइड्रोजन और मीथेन को कंपेयर कर लेते हैं, इनका मैस अलग अलग है लेकिन इनके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो सेम हैं। इसकी वजह क्या है? तो हमने कहना है कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, आगे आपने इसकी स्टेटमेंट लिख देनी, सही जी। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? याद कर लें कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपने एवोगैड्रो लॉ जब लिख दिया तो आपने ना जस्टिफाई करने की तरफ पहला कदम उठा लिया है। फिर आप लिखेंगे कि नो डाउट
सही बात है, नो डाउट का मतलब है गलत बात नहीं कर रहा। जो सवाल पूछा है उसने कि भाई दोनों का मैथ अलग अलग है, तो फिर क्या कहना चाहिए आपको? आप कहेंगे नो डाउट मीथेन इज हैवियर देन हाइड्रोजन, बट the volume of gas is independent of the size of molecule at STP। सही है जनाब। इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन छोटा है या मीथेन बड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब जो वॉल्यूम है वो एक जितना ही वो ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि जो गैस के मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में खाली जगह बहुत ज़्यादा होती है। तो आगे चलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ मालिक्यूल एट एसटीपी एज देयर आर लार्ज empty spaces between them। नहीं जनाब, ये आ गया। अब ज़रा बात को समझने के लिए मैं एक आसान मिसाल आपको दे देता हूँ। अगर आपके पास मौजूद हैं, आप देखें हाइड्रोजन छोटा मॉलिक्यूल है, मीथेन बड़ा मॉलिक्यूल है। अब आप ये समझें कि आपके पास एक छोटा सा बर्तन है और उस बर्तन के अंदर आपने हाइड्रोजन रखने हैं और मीथेन रखने हैं। जाहिर बात है कि हाइड्रोजन छोटा है, वो उस बर्तन में मान लें 50 आ जाएंगे, लेकिन मीथेन बड़ा है, मीथेन तो 50 नहीं आएंगे, मीथेन तो आएंगे 40, 30, 20 कितने भी आ सकते हैं, क्योंकि वो बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल है। तो अब लेकिन ये कब हो रहा है? जब आपके पास बर्तन का साइज़ छोटा है। अगर आपके पास बर्तन का साइज़ बहुत बड़ा हो जाए, मिसाल के तौर पे आपने पूरे लाहौर में हाइड्रोजन के 50 मालिक्यूल रखने हैं और मीथेन के 50 मालिक्यूल रखने हैं, फिर क्या होगा? फिर आप हाइड्रोजन के 50 मालिक्यूल भी रख सकते हैं, मीथेन के 50 मालिक्यूल भी रख सकते हैं। सही है जनाब। अब क्यों आ गए? अब ये दोनों क्यों आ गए? क्योंकि देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। सही है जनाब। अगर आपके पास एक गाड़ी है, एक और मिसाल देख लेते हैं। आपके पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी है, छोटी सी मेहरान गाड़ी है मिसाल के तौर पे। मेहरान गाड़ी के अंदर जो है वो आपने 5 दुबले पतले लोग बिठाने हैं और 5 भारी भरकम लोग बिठाने हैं। तो जो मोटे ताज़े लोग होंगे उनका बैठना मुश्किल हो जाएगा, पतले लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक बस हो 72 सीटर, तो फिर क्या 5 लोग बिठाने मुश्किल हैं? फिर तो मुश्किल नहीं ना है, फिर 5 मोटे लोग भी बैठ सकते हैं, 5 बारीक पतले लोग भी बैठ सकते हैं। अब क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि भाई जो मीथेन है वो हैवियर है। बिल्कुल सही बात आपने, मीथेन जो है वो हैवियर है, बट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल एट एसटीपी। मॉलिक्यूल एट एसटीपी एज देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। लेकिन उनके दरमियान में तो जनाब गैप ही बहुत ज़्यादा है। जब गैप ही बहुत ज़्यादा है तो फिर वो छोटा मॉलिक्यूल भी उतनी ही जगह में आ जाता है और बड़ा मॉलिक्यूल भी उतनी ही जगह में आ जाता है। सही हो गई जी बात, अंडरस्टैंड कर लिया आपने। तो हमने कौन से सवाल का जवाब देखा? क्वेश्चन 9 का सी पार्ट हमने देखा, जिसमें हमने ये फाइनल किया कि जनाब जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल, जो डिफरेंट गैसेस हैं, अगर सेम हालात में उन्हें रखा जाए तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही है जनाब। उसे जस्टिफाई करने के लिए हमने एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट लिखी और आगे जवाब लिख दिया। तो उम्मीद है जी कि एवोगैड्रोस लॉ के बारे में आपके तमाम तर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी सवाल अभी भी आपके जहन में बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। तो एवोगैड्रोस लॉ में आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना है, पहले ही बता दूं कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आना। आपसे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो वो डेफिनेशन होगी, स्टेटमेंट जो कि मैंने बता दी, एग्जांपल मोलर वॉल्यूम की वो भी मैंने बता दी, और एक सवाल यहाँ से बार बार आता है जो कि मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है हाइड्रोजन और मीथेन के हवाले से। इसी तरीके से अगर आप कोई और 2 गैसों के बारे में भी ये सवाल आए तो सवाल की साइंस आपने समझनी है। साइंस ये है कि फॉर डिफरेंट गैसेस अगर उनके साइज़ अलग अलग भी हों तो भी उनका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड is independent of the nature of size of molecule, as there are
लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दी मालिक्यूल्स। आप किताब में आखिरी पैराग्राफ एवोगैड्रोस लॉ का पढ़ते हैं तो वहाँ आपको लिखा हुआ भी मिल जाता है कि वन मालिक्यूल इज 300 टाइम्स अवे फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर। इसका मतलब ये है कि चाहे छोटा मालिक्यूल हो चाहे बड़ा मालिक्यूल हो, उसके जो इर्द गिर्द मालिक्यूल हैं वो बड़ी दूर दूर हैं, इसलिए चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, वो एक ही वॉल्यूम में वो मालिक्यूल एक जितने आ जाते हैं। चाहे छोटे मालिक्यूल चाहे बड़े मालिक्यूल, दे ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम बिकॉज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ मालिक्यूल एज देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दैम। ये जो सबसे अहम फिक्रे हैं जो कि एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, वो मैंने आपके सामने रख दिए। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के अंदर हमें पहले एक डेफिनेशन और एक स्टेटमेंट दोनों आनी चाहिए। पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और दूसरी हम बात करेंगे कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। सही है, दोनों के हवाले से बात करते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases. Total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum हासिल जमा of their individual partial pressures. अहम बात क्या है? non-reacting gases. Total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressures. उर्दू तर्जमा ये है बात का कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, बना लेते हैं एक कंटेनर, उसमें एक गैस के मालिक्यूल हैं 1 वाले, एक गैस के मालिक्यूल हैं 2 वाले, एक गैस के मालिक्यूल हैं 3 वाले, और ये सब के सब नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। क्या मतलब नॉन रिएक्टिंग गैसेस? ये आपस में रिएक्शन नहीं करते, ये आपस में मिलते नहीं हैं। तो फिर क्या होगा कि इनका जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा, यानी कि 1 का प्रेशर जमा 2 का प्रेशर जमा 3 का प्रेशर, तो वो तीनों को अगर मिला लेंगे तो फिर आ जाएगा टोटल प्रेशर। इसे हमने अंग्रेजी जबान में कैसे लिखा? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो याद रहे कि अगर गैसें रिएक्टिंग होंगी फिर क्या होगा? अगर मान लें 1 और 3 रिएक्टिंग हैं तो 1 और 3 रिएक्ट करके एक यूनिट बना देंगी, 1 और 3 रिएक्ट करके एक यूनिट बना देंगी। जब वो एक यूनिट बना देंगी तो एक यूनिट जो है, एक मालिक्यूल जो है वो एक टकराएगा। पहले 2 मालिक्यूल थे वो ज़्यादा टकरा रहे थे, डबल टकरा रहे थे, अब वो इकट्ठे हो गए, वो कम टकरा रहे हैं। तो कम टकराने से प्रेशर भी कम हो जाएगा। सही है, इसी बात को जो मैंने अभी अभी पॉइंट आपके सामने रखा हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 10A के अंदर, इससे मिलता जुलता सवाल है जी, तो वो सवाल आप देख लें। Dalton's law of partial pressure is only obeyed by those gases which don't have attractive forces among their molecules. Explain it. दोबारा से पढ़ रहा हूँ जी। Dalton's law of partial pressure is only obeyed by those gases which don't have attractive forces among their molecules. तो साफ जाहिर है कि डाल्टन लॉ किन गैसों पे लगता है? जिनकी आपस में कशिश की कुव्वतें ना हों, जो आपस में रिएक्ट भी ना करती हों, जिनमें कशिश की कुव्वतें भी ना हों। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर गैस के मालिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, गैस के मालिक्यूल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने से या फिर आपस में रिएक्ट करने से उनकी जो मालिक्यूल्स की सामने जाकर दीवार से टकराकर, कंटेनर की वॉल से टकराकर प्रेशर लगाने की सलाहियत है वो डिक्रीज हो जाएगी और डाल्टन लॉ ओबे नहीं होगा। डाल्टन लॉ कब ओबे होता है? ओनली व्हेन द मिक्सचर इज ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस के अंदर जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। सही है, यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर यह भी बात मैं बता दूं कि कुछ सवालों के जो जवाब हैं वो हमने जो हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है उससे भी आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम ना ग्रुप के अंदर उसके पेजेस जो हैं, जो रेलेवेंट पेजेस हैं, वो होमवर्क के तौर पर आपके साथ शेयर करेंगे और वो जो भी काम आपसे शेयर होगा इंशाल्लाह वो आपने लाजमी तौर पर कर लेना है। सही है जी बात। तो डाल्टन लॉ दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बारी डेफिनेशन, फिर आगे चलेंगे।
total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressure। सही है जनाब, यहाँ से अब उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन आ गई होगी, याद हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब अगली बात हमारी ये है कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। अच्छा जी, तो ये आ गया व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किताब में दूसरे तीसरे पैराग्राफ में ही कहीं लिखी हुई मिल जाएगी। पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ए गैस दैट इट वुड हैव एक्सर्टेड, सही है, on the walls of the container if it were present all alone in the same container under the same conditions। काफी लंबी सारी डेफिनेशन है, इसको कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये है जी एक मिक्सर, थोड़ा सा छोटा मिक्सर बना लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। एक मिक्सर ऑफ गैसेस है जिनमें 3 गैसेस हैं, 1 2 और 3। सही हो गई जी बात। अच्छा, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि इनका टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। वो तो डाल्टन लॉ में पता लग गया। अब पार्शियल प्रेशर क्या है, वो कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, मान ले 1 की बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज इज द प्रेशर दैट द गैस वुड हैव एक्सर्टेड, लगाया होता, गैस ने लगाया होता। सही है जनाब, गैस लगाती, ये वाले मतलब आ रहे हैं। सही है, द गैस वुड हैव एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इफ इट वर प्रेजेंट, अगर ये मौजूद होती। वर जो है ना ये उस वक्त आता है जब ये आप जो है ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं। इफ इट वर प्रेजेंट ऑल अलोन इन द सेम कंटेनर अंडर द सेम कंडीशंस, अगर सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर सेम गैस इस कंटेनर में अकेली होती तो फिर उसने जो प्रेशर लगाना था उसे आप इस गैस का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, इट इज द प्रेशर of a gas in a mixture of gases that it would have exerted on the walls of the container if it were present all alone in the same container under the same conditions। इसे कहते हैं जी पार्शियल प्रेशर। सही, किताब में मिसाल दी गई है हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन की, उनके पार्शियल प्रेशर्स 500 400 और 100 और लिखे गए हैं। मिसाल फिलहाल अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन हमें अगर डाल्टन लॉ आ रहा है तो डाल्टन लॉ आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, और उसमें हमें ये प्रूफ पूछा जा रहा है कि प्रूफ दैट पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। सही हो गई थी बात, यहाँ तक हमने पहुँचना है। और कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, हमें डाल्टन्स लॉ पर लॉन्ग आ गया है, और लॉन्ग क्वेश्चन में हमने पहले लिखा व्हाट इज डाल्टन्स लॉ, फिर हमने कहा व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, फिर अब हम आ गए हैं डेरिवेशन की तरफ। और डेरिवेशन में जो हिस्सा मैं कर रहा हूँ काफ़ी हो जाएगा, आप किताब वाला नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम कहेंगे कि सपोज दैट a gas mixture consists of gases A, B and C। 3 गैसें हैं उसमें। सही है जनाब। फिर आप आगे चलें, आप कहें कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ नहीं बल्कि अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन हम लगा रहे हैं ए गैस पर भी, बी गैस पर भी, सी गैस पर भी। तो ये हो जाएगा पी ए बी इज इक्वल टू एन ए आर टी, पी बी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी, और पी सी बी इज इक्वल टू एन सी आर टी। सही हो गई जी बात। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट रखे हुए हैं। जो डाल्टन्स लॉ है उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट थे। अच्छा, अब यहाँ से पार्शियल प्रेशर पी ए की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी एन ए आर टी ओवर वी, पी बी की वैल्यू निकालूं ये आ जाएगी एन बी आर टी ओवर वी, और पी सी की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी एन सी आर टी ओवर वी। सही हो गई जी बात। अब हम चलते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट देखें क्या थी, वो थी कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, पी ए जमा पी बी जमा पी सी। इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं। सही है जनाब।
और यहाँ पे लिखते हैं ये वाला पॉइंट लिखने के बाद पुटिंग वैल्यूज, सही है, वैल्यूज लगा देते हैं। तो फिर क्या बनेगा, पी ए की वैल्यू भी लगानी है, पी बी की भी, पी सी की भी, तो ये बन जाएगा पी टी इज इक्वल टू एन ए आर टी ओवर वी प्लस एन बी आर टी ओवर वी प्लस एन सी आर टी ओवर वी, ऐसे हो जाएगा। बाकी डेरिवेशन अब जरा ऊपर की तरफ लिखते हैं जी जनाब। तो यहाँ पर पी टी आ गया, मैं दोबारा से वैल्यू लिख दूं ताकि आप कहीं मिस ना कर दें कोई पॉइंट, एन ए एन बी आर टी ओवर वी प्लस एन सी आर टी ओवर वी, यहाँ पर आर टी ओवर वी कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आर टी ओवर वी, और ये तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बन गए, तो ये हो जाएगा एन टी आर टी ओवर वी, और यहाँ से अगर v को सामने ले जाएं तो पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी, और यही हमने प्रूव करना था जैसा कि हमने अभी स्टार्ट में बात की है। तो ये आ गया जी प्रूफ डाल्टन्स लॉ का कि पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। ये प्रूफ आपको आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, डाल्टन्स लॉ और पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन आ सकती है। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस में, जिसमें हमें एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि आप मानेंगे, सपोज ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है जी, ये जो कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। सपोज ए मिक्सर, फिर दोबारा पहले जैसे ही, कंटेन्स टू गैसेस ए एंड बी, और फिर वैसे ही अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, तो पी ए इज इक्वल पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी हो गया, पी बी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी, और सॉरी एन बी आर टी हो गया, और पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी हो गया। सही है, जिस इक्वेशन 1 कह देते हैं, 2 कह देते हैं, इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं। क्लियर हो गई जी बात, 1 2 3। अब हम करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 3। 1 कौन सी है जी, ये वाली, 3 कौन सी है, ये वाली। इन्हें डिवाइड करते हैं, पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी, इसे डिवाइड कर दें, पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। तो आप देखते हैं आर टी से कट गया, वी से कट गया, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। ये पी टी इधर डिवाइड हो रहा था, इसे सामने ले जाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये नतीजा आ गया। अब ये नतीजा हमें बता क्या रहा है कि अगर आपको पढ़ लिखा हुआ है किताब में कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस निकालना है तो आपको 3 चीज़ें चाहिए। क्या क्या, उस गैस के मोल, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल प्रेशर। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें होंगी तो आप निकाल सकेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। अगर बी के लिए आप यही वाली कैलकुलेशन करते हैं ना, बी के लिए करते, तो जवाब आता एन बी ओवर एन टी इंटू पी टी, ये आ जाता जी। 2 जवाब हो गए, सही है जनाब। अब यहाँ से एक और डेफिनेशन हमें पूछी गई है, और वो डेफिनेशन जो है वो है कि हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होता है। मोल फ्रैक्शन वैसे तो 9 चैप्टर में डिटेल में डिस्कस हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसका स्टार्ट मौजूद है तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ मुख्तसर सी मोल फ्रैक्शन की। जी जनाब, तो अभी हमने नतीजा निकाला कि अगर आपको किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो आपको उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स और टोटल प्रेशर चाहिए। किताब के मुताबिक इस फैक्टर को मैं डिफाइन भी कर देता हूँ, द रेशो, रेशो का मतलब क्या होता है, बटा, सही है जी, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट to the total number of moles of mixture is called mole fraction of that component।
ये होती है जी मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन। मोल फ्रैक्शन क्या है? ये रेशो है, किस किस की रेशो? उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि मिक्सचर में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ए के लिए हमने ए के मोल बटा टोटल मोल निकाले, बी के लिए हम बी के मोल बटा टोटल मोल निकाल लेते हैं, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की दो खसूसियात हैं, याद रखनी है। इट कैन नेवर be unity for a component in a mixture। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि sum of mole fractions is always unity। यूनिटी का मतलब एक होता है, यूनिटी का मतलब होता है एक, सही है। एक कंपोनेंट के लिए कभी भी वन नहीं होगी, लेकिन सबका जमा करेंगे तो हमेशा वन आएगा। दो बातें याद रखनी है, एक का कभी भी वन नहीं आएगी, और अगर सबकी मिला लेंगे, एक कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, सी कंपोनेंट या 15-20 जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबकी मिलाकर कितनी आएगी? वन आएगी। लेकिन अगर किसी एक कंपोनेंट की निकालेंगे वो हमेशा वन से कम आएगी। तो ये था जनाब हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर का एक मुख्तसर सा टॉपिक। तो अब हमने नेक्स्ट टाइम क्या करना है, हमने इसके हवाले से जो एग्जाम्पल्स किताब में मौजूद हैं उन्हें हल करना है, और वो एग्जाम्पल्स करके फिर हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे जो भी टॉपिक है उसकी तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच जनाब। अच्छा, यहाँ पर जो है वो इसकी एप्लीकेशंस जो हैं उनको भी हम साथ ही कर लेंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।